दक्षिण एशिया में चीन का प्रभाव अब सिर्फ सड़क, रेलवे, बंदरगाह और पावर प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं रह गया है। अब एक और सेक्टर तेजी से इस तस्वीर से जुड़ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान में चीनी कंपनियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में अपनी जगह बना रही हैं। लेकिन यहाँ असली कहानी सिर्फ कार बेचने की नहीं है, क्योंकि एक ईवी के साथ बैटरी आती है, चार्जिंग नेटवर्क आता है, सॉफ्टवेयर आता है और लंबे समय तक चलने वाला सर्विस सिस्टम भी आता है। यानी आज जो देश चीनी ईवी खरीद रहा है वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं खरीद रहा, वो एक पूरे तकनीकी इकोसिस्टम से जुड़ रहा है। और यहीं से भारत के लिए मामला दिलचस्प हो जाता है। भारत का नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और साउथ ईस्ट एशिया के बीच कनेक्टिविटी का अहम रास्ता बन रहा है। भारत इस क्षेत्र में सड़क, रेल और व्यापारिक संपर्क बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर भारत के पड़ोसी देशों में चाइनीज ईवी इकोसिस्टम और मजबूत होता है तो सवाल उठता है कि क्या कनेक्टिविटी आने वाले समय में चीन की इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रीच को भी भारत के करीब ला सकती है। तो आखिर चीन साउथ एशिया के ईवी मार्केट में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इन देशों के लिए चाइनीज ईवीज इतनी आकर्षक क्यों हैं? और क्या भारत का नॉर्थ ईस्ट इस बदलती कंपटीशन में सबसे अहम जगह बन सकता है? इस पूरी कहानी को आसान भाषा में एक एक कड़ी जोड़कर समझते हैं। सबसे पहले ईवी को सिर्फ एक गाड़ी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। पेट्रोल कार में मुख्य जरूरत होती है ईंधन और सर्विस की, लेकिन ईवी का सिस्टम काफी बड़ा है। इसमें बैटरी सबसे अहम हिस्सा है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग की जरूरत भी पड़ती है। और अगर किसी देश में हजारों या लाखों ईवी एक ही कंपनी या एक ही टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की हो तो उस कंपनी के साथ उस देश का रिश्ता सिर्फ गाड़ी खरीदने तक सीमित नहीं रहता। यही चीन को एक बड़ा फायदा मिलता है। चीन ने ईवी इंडस्ट्री में सिर्फ कार मैन्युफैक्चरिंग पर पैसा नहीं लगाया, उसने बैटरी, मिनरल्स, प्रोसेसिंग, कंपोनेंट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पूरी सप्लाई चेन को बड़े स्तर पर विकसित किया है। यही वजह है कि चाइनीज कंपनीज कई मार्केट्स में कॉम्पिटिटिव प्राइस पर ईवी बेच रही है और इसका असर अब ग्लोबल मार्केट्स में भी साफ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक 2025 में चीन में 1.3 करोड़ से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बिकी। ये दुनिया में हुई कुल इलेक्ट्रिक कार सेल्स का करीब 60% था। यानी दुनिया में बिकने वाली हर 10 इलेक्ट्रिक कार्स में लगभग 6 की बिक्री चीन में हुई। लेकिन असली ताकत सिर्फ सेल्स में नहीं है। 2025 के अंत तक दुनिया के पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स में 65% से ज्यादा चीन में थे। मतलब सिर्फ चीन के पास इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की क्षमता नहीं है, बल्कि उन्हें चलाने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े पैमाने पर मौजूद है। अब आते हैं ईवी की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर, बैटरी। किसी इलेक्ट्रिक कार की कीमत और परफॉर्मेंस में बैटरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है और बैटरी सप्लाई चेन में चीन की कंपनियों की स्थिति काफी मजबूत है। CATL दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर में से एक है, जबकि BYD भी बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों क्षेत्रों में बड़ी ताकत बन चुका है। 2025 से पहले 11 महीनों के ग्लोबल बैटरी इंस्टॉलेशन डाटा में CATL की हिस्सेदारी करीब 38% रही। इसका मतलब ये है कि अगर कोई देश ईवी अडॉप्शन तेजी से बढ़ाना चाहता है तो चाइनीज बैटरी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। और यहीं से चीन की ईवी स्ट्रैटेजी का दूसरा पहलू भी सामने आता है। अगर कोई कंपनी कार बेचती है तो उसका संबंध ग्राहक से कुछ साल तक रहता है, लेकिन अगर वही कंपनी कार के साथ बैटरी टेक्नोलॉजी, चार्जिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सर्विसिंग भी देती है तो उसका इकोसिस्टम लंबे समय तक बना रहता है। और यही वजह है कि ईवी कंपटीशन को सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपटीशन मानना पूरी तस्वीर नहीं होगा। अब ऐसा करते हैं कि एक नजर साउथ एशिया पर डालते हैं। यही मॉडल अब साउथ एशिया में दिखाई देने लगा है। सबसे पहले नेपाल को देखिए। नेपाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसकी एक बड़ी वजह है देश अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना चाहता है। यहाँ चाइनीज ईवी ब्रांड्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और अलग अलग मॉडल्स का फायदा मिल रहा है। 2025 के उपलब्ध इंपोर्ट डाटा के मुताबिक नेपाल में चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या भारत से आने वाले ईवी से काफी ज्यादा थी। इससे पता चलता है कि चाइनीज कंपनीज ने नेपाल के ईवी मार्केट में मजबूत जगह बना ली। अब पाकिस्तान पर आइए।
पाकिस्तान में चाइनीज ऑटोमेकर BYD ने लोकल पार्टनर के साथ मिलकर EV असेंबली फैसिलिटी स्थापित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई देता है। पहले चाइनीज कंपनीज मुख्य रूप से व्हीकल एक्सपोर्ट करती थी, अब कई जगहों पर वे लोकल असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी बढ़ रही हैं। अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता है तो चाइनीज कंपनीज की मौजूदगी सिर्फ इंपोर्टेड कार्स तक सीमित नहीं रहेगी। अब श्रीलंका का उदाहरण थोड़ा सा अलग है। जनवरी 2026 में चीन ने श्रीलंका को 100 इलेक्ट्रिक बसेस देने की घोषणा की। इन बसेस को कोलंबो कैंडी और कोलंबो गैले रूट्स पर इस्तेमाल करने की बात कही गई। ऐसी पहल से श्रीलंका को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइज करने और फ्यूल कंजप्शन कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन स्ट्रैटेजिक एंगल यहाँ अलग है। जब किसी देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर आती है तो आगे चलकर स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, टेक्निकल सपोर्ट और रिप्लेसमेंट सिस्टम की जरूरत भी पैदा होती है। यानी एक बार बना इंफ्रास्ट्रक्चर कई सालों तक सप्लायर कंट्री के साथ रिश्ता बनाए रखने में कायम रहता है। इसी वजह से EV और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब कई एनालिस्ट सिर्फ कमर्शियल इश्यू के रूप में नहीं देखते। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। भारत के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश के साथ रोड, रेल और वाटरवेज कनेक्टिविटी काफी अहम है। दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद भी अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को मॉडर्नाइज करने और फ्यूल इंपोर्ट पर दबाव कम करने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज कंपनीज के लिए ये एक बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है। ये कहना सही नहीं होगा कि चाइना ने बांग्लादेश के EV मार्केट पर कब्जा कर लिया है। चाइनीज कंपनीज की मौजूदगी और इंटरेस्ट जरूर बढ़ रहा है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती या डेवलपमेंट स्टेज में हैं। इसलिए असली तस्वीर आने वाले सालों में ज्यादा साफ होगी। लेकिन अगर बांग्लादेश में चाइनीज EV इकोसिस्टम मजबूत होता है तो इसका असर भारत के नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आता है भारत का नॉर्थ ईस्ट और यहीं से पूरी कहानी स्ट्रैटेजिक हो जाती है। भारत का नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक देश के बाकी हिस्सों से दूरी की वजह से चुनौती वाला क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अब इसकी भूमिका बदल रही है। भारत इसे साउथ ईस्ट एशिया से जुड़ने वाला गेटवे के रूप में भी देख रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ASEAN और साउथ ईस्ट एशिया के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के जरिए पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट में रोड्स बेहतर होंगी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के रास्ते भी खुलेंगे। अब एक दिलचस्प सवाल है कि अगर इन रास्तों से बांग्लादेश, नेपाल और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ेगा तो उन्हीं रास्तों से चाइनीज मेड EVs, बैटरीज और कंपोनेंट्स भी आसानी से रीजनल मार्केट तक पहुंच सकते हैं। यानी भारत जिस कनेक्टिविटी को रीजनल इंटीग्रेशन के लिए मजबूत कर रहा है उसका फायदा चाइनीज कंपनीज को भी मिल सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ खतरा है? नहीं, क्योंकि यही कनेक्टिविटी भारतीय कंपनियों को भी पड़ोसी देशों तक पहुंचने का मौका देती है। इसलिए असली मुकाबला कनेक्टिविटी रोकने का नहीं, असली मुकाबला है कौन इस कनेक्टिविटी का इकोनॉमिक फायदा ज्यादा उठा सकता है। क्या नॉर्थ ईस्ट चाइना और इंडिया के EV कंपटीशन का नया फ्रंटियर बन सकता है? अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन जरूर बन रही हैं। एक तरफ भारत नॉर्थ ईस्ट को रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी का हब बनाना चाहता है, दूसरी तरफ भारत के आसपास के कई मार्केट्स में चाइनीज EV ब्रांड्स तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। अगर आने वाले सालों में चाइनीज EVs बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार जैसे मार्केट्स में और मजबूत होती है तो नॉर्थ ईस्ट इन मार्केट्स को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरिडोर बन सकता है। और यहाँ कंपटीशन सिर्फ कार की नहीं होगी। बैटरी कौन बनाएगा, चार्जिंग नेटवर्क किसका होगा, स्पेयर पार्ट्स कौन देगा, सॉफ्टवेयर किस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड पर चलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, इन देशों की EV सप्लाई चेन किस पर ज्यादा निर्भर होगी। यही सवाल आने वाले समय में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भारत ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। सरकार EV मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स चला रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम्स का आउटले करीब 25,938 करोड़ रुपए है।
वहीं एडवांस केमिस्ट्री सेल यानी ईवी बैटरीज के लिए 18,100 करोड़ रुपए की PLI स्कीम्स हैं। इसका लक्ष्य देश में सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तैयार करना है, क्योंकि सिर्फ ईवी बनाना काफी नहीं है। अगर बैटरी के लिए भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़े तो ईवी सप्लाई चेन पूरी तरीके से मजबूत नहीं मानी जाएगी। भारत को व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ बैटरी सेल्स, क्रिटिकल मिनरल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स पर भी काम करना होगा। और यही चीज चाइना के साथ सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल चैलेंज है। चीन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? चीन के पास स्केल है, वो भी बड़ी मात्रा में बैटरीज बनाता है, बड़ी संख्या में ईवीज बनाता है, उसके पास विशाल डोमेस्टिक मार्केट है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुनिया में सबसे बड़ा है। इसका फायदा ये होता है कि नई टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है। भारत के सामने चैलेंज है कि उसे ये इकोसिस्टम काफी कम समय में मजबूत करना है, लेकिन भारत के पास भी एक एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट। अगर भारत अपने डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस में बदल पाता है तो वो सिर्फ अपने लिए ईवीज नहीं बना सकता, बल्कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट्स को भी टारगेट कर सकता है। और यहाँ नॉर्थ ईस्ट सिर्फ महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मजबूत कनेक्टिविटी हब बनता है। ये भारत ईवी मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी पड़ोसी मार्केट तक पहुंचने का रास्ता बन सकता है। तो क्या चीन ईवी के जरिए साउथ ईस्ट एशिया में प्रभाव बढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब थोड़ा संतुलित तरीके से समझना होगा। ये कहना सही नहीं होगा कि हर चाइनीज ईवी एक्सपोर्ट किसी रणनीतिक योजना का हिस्सा है। कई देशों के लिए चाइनीज ईवी इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि ये अफोर्डेबल है, मॉडल ज्यादा है और टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हुई है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि ईवी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, इसके पीछे बैटरी, चार्जिंग, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, सर्विस का पूरा इकोसिस्टम है। इसलिए जिस देश की कंपनियां इस इकोसिस्टम में लंबे समय तक मजबूत मौजूदगी बना लेती हैं, उसका इकोसिस्टम और टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ सकता है। और यही कारण है कि साउथ एशिया में चाइनीज ईवी एक्सपेंशन को भारत को सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपटीशन के रूप में नहीं देखना चाहिए।